तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से जो है जैसा कि प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को अब एक जो है एक नई सीरीज देखने को मिलेगी। और उसमें पिछले 34 सालों में जो मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने ये देखता था, और ये मेरी एक रेगुलर प्रैक्टिस रहा करती थी कि जब भी कभी कोई मुझे अच्छा सवाल मिलता था, चाहे स्टूडेंट किसी भी सोर्स से लाया हो, मुझे किसी भी किताब से मिला हो, सोर्स कैसा भी रहा हो, हमें इससे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस सवाल को मैं नोट कर लेता था। मुझे ऐसा लगता था कि जो है कि ये सवाल कभी भी स्टूडेंट के सामने आ सकता है और वो स्टूडेंट को फंसा सकता है और हेल्प भी कर सकता है। तो ऐसे सवालों की मेरे पास ये लिस्ट है, बहुत लंबी सी, करीब 20 पेजेस की है। और मेरा मानना है कि अगर जो हमने पढ़ाया है वो सारा आपको आता है और ये सवाल भी आते हैं, तो आपको फिजिक्स का पेपर, इंडिया का कोई भी एग्जाम आपको फंसा नहीं सकता है। ये मेरा पर्सनल मानना है। उस लिस्ट में आप लोगों को मैं बताता हूँ स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर आधारित बातें। देखें, ये एक पुली हो गई, एक स्प्रिंग हो गया, यहाँ पे वेट हो गया, स्प्रिंग के अंदर इलांगेशन आ गया, एक्स हो गया, हुक्स लॉ लग गया। क्या कहता था हुक्स लॉ? F प्रोपोर्शनल टू x, और वेक्टर फॉर्म में लगाओगे तो F बराबर -kx। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, और mg बराबर kx हो जाएगा। और टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला एक कैरेक्टरिस्टिक कहा गया था जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। तो x अपॉन जी हमें निकालना है, किसी भी इन सारी प्रॉब्लम में हमको x अपॉन जी निकालना है। तो हमने देखा यहाँ पे mg नीचे को है, kx ऊपर को है, तो mg बराबर kx हो गया, और x अपॉन जी बराबर m अपॉन k, और t बराबर 2 पाई अंडर रूट में m बाई k। यहाँ पे ये बात बताने वाली थी कि ये इंडिपेंडेंट है एंगल से और इंडिपेंडेंट है ग्रेविटी से। तो ग्रेविटी चाहे जैसी भी हो, ये स्प्रिंग मास सिस्टम नॉर्थ पोल पे हो, साउथ पोल पे हो, अर्थ के सेंटर पे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल है और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है। तो यहीं पे इसी पे सवाल एक आता है सर, जो है ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल ये हो गया, ये ऐसे हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये mg हो गया, ये n हो गया mg, और ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, तो ये mg cos थीटा हो गया, इधर को mg sin थीटा। अब यहाँ पे जो गलती हो जाती है स्टूडेंट से कि ऑप्शन में पड़ा होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट में m cos थीटा अपॉन k, या m sin थीटा अपॉन k, या m अपॉन k sin थीटा, और एक होता है 2 पाई अंडर रूट में m बाई k। ये ऑप्शन ही करेक्ट होता है। कारण साफ है कि यहाँ पे मास भी स्केलर है, k भी स्केलर है, ना तो ये रिजॉल्वेबल है ना ही ये रिजॉल्वेबल है, इसलिए आंसर रहेगा 2 पाई अंडर रूट में m बाई k। और इसी पे एक सवाल और भी बन जाता है। वो सवाल क्या है कि आपने जो है एक लिफ्ट लिया हुआ है, इसमें ये मास m हो गया, k हो गया। जब रुका हुआ है ये लिफ्ट तो इसका टाइम पीरियड t है, और जब ये ऊपर को जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a0, तो टाइम पीरियड बताइए। तो यहाँ पे गलती हो जाती है भाई कि इसको जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम मान करके सूडो फोर्स की एग्जिस्टेंस देख करके और फिर यहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो जो इफेक्टिव जी है वो g प्लस a0 होने लगता है, जो कि गलत हो जाता है। सही फॉर्मूला अभी भी, सही बात अभी भी t बराबर 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन k ही है, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब जो आगे आने वाले सवाल हैं उनके बारे में जरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पुली हो गई, ये मास हो गया, ये स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग यहाँ पे अटैच हो गया। व्हाट अबाउट द टाइम पीरियड? तो यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए एक बात जो है ध्यान रखेंगे, एक बेसिक बात ध्यान रखेंगे, जितना जितना ज्यादा टेंशन बढ़ता जाएगा x उतना ही कम होता जाएगा। मैं दोहरा रहा हूं, जितना जितना सिस्टम में t बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा, x उसी अनुपात में उतना ही उतना बदलता जाएगा, उल्टा उल्टा। t बढ़ा x कम, t घटा x ज्यादा। तो यहां देखा जाए जो है t बराबर mg है,
और t बराबर ही इधर को kx भी है। t बराबर mg है और t बराबर kx है, ये दोनों हो गए बराबर। तो x अपॉन जी बराबर m अपॉन के और t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के, ये हो गया इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। आगे इस वाले सवाल पे आ जाइए जरा। इस वाले सवाल पे आएंगे तो आपको जो है एक और आपको आश्चर्यचकित करने वाली बात मिलेगी कि ये सवाल कितने देखने में कठिन होते हैं और कितनी आसानी से निकल सकते हैं, कितनी आसानी से निकल सकते हैं। क्या होगा, कहेंगे सर यहाँ पे t बराबर mg हो गया, कहेंगे यस। आगे बढ़िए, तो t यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना कितना हो टेंशन कि यहाँ पे t हो, कहेंगे आधा आधा हो, यानी कि t/2 हो और t/2 हो। तो यहाँ पे इलॉन्गेशन तो x होगा, तो यहाँ पे टेंशन t होना चाहिए। अरे नहीं भाई, यहाँ तो टेंशन यहाँ पे t है तो यहाँ पे टेंशन t/2 होगा। टेंशन t/2 होगा तो इलॉन्गेशन डबल हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आप लोग को इसका की पॉइंट बताया, वो याद तो सवाल याद, सवाल लग जाएगा, अदरवाइज सवाल फंसेगा। t/2 बराबर k इंटू 2x हो जाएगा, आधा हो गया टेंशन ना, तो x इलॉन्गेशन डबल हो जाएगा। और t बराबर mg हो गया तो mg बराबर 4kx हो गया और x अपॉन जी बराबर m अपॉन 4k हो गया और t बराबर 2 पाई अंडर रूट में डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन के लिए मैंने जैसा कि आपसे कहा था सीधे x अपॉन जी की वैल्यू ला करके हमको फिट कर देनी है, बस और कुछ नहीं करना। तो x अपॉन जी बराबर क्या हो जाएगा, m अपॉन 4k, t बराबर 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन 4k। अगले सवाल पे आ जाइए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साहब जो है ये स्प्रिंग हो गया फोर्स कांस्टेंट के, ये स्प्रिंग हो गई, ये वेट हो गया। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे t बराबर mg हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आगे की बात, यहाँ पे t बराबर mg तो यहाँ पे भी t बराबर mg ही होगा। अब पूछा जाए कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा। सर यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, p का पुली का जो कि मासलेस है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इधर को t होगा, इधर को t होगा, तो हर हाल में इधर को t डैश बराबर 2t होना पड़ेगा, t डैश बराबर 2t होना पड़ेगा। और टेंशन हो गया डबल तो इलॉन्गेशन हो जाएगा आधा, 2t बराबर क्या, kx/2 और t बराबर है mg, तो 2mg बराबर kx/2। अब फिर से x अपॉन जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो x अपॉन जी बराबर क्या हो गया, कहेंगे 4m अपॉन k, t बराबर 2 पाई अंडर रूट में 4m अपॉन k। ये हुई बात किसकी, कहेंगे टाइम पीरियड की। और तब है जबकि आपने देखा कि यहाँ पे टेंशन की वैल्यू बदल रही है, इन बातों को ध्यान रखें। अब सवाल यहाँ पे कहता है कि एक स्प्रिंग थी, इसका फोर्स कांस्टेंट k था, ये दो पार्ट में तोड़ दिया गया है, दो पार्ट में तोड़ दिया गया और इसकी लंबाई का रेशियो 1:n है, 1:n है। और पूछा गया है कि इसका भी फोर्स कांस्टेंट बताइए, इसका भी फोर्स कांस्टेंट बताइए, k1 और k2 के वैल्यूज बताइए, जबकि ओरिजिनल फोर्स कांस्टेंट k है। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे हम मानेंगे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो हुए हैं वो n+1 हुए, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स n+1 हुए, ऐसा हम मान रहे हैं। अब अगली बात आएगी, तो स्प्रिंग को जब हम इलॉन्गेट कर देते हैं, खींच देते हैं, तो उसका फोर्स कांस्टेंट उतने ही अनुपात में कम हो जाता है और जब कट कर देते हैं तो फोर्स कांस्टेंट उतने ही अनुपात में बढ़ जाया करता है। ये बात हमने देखी। तो के ईच क्या हो जाएगा, कहेंगे के ईच हो जाएगा k इंटू n+1। टोटल पार्ट कितना था, यहाँ पे 1:n, तो यहाँ पे टोटल जो है आपका आनुपातिक योग जो है रेशियो सम कितना हो जाएगा, n+1। यानी कि अगर ये 2:3 होता तो कितना हो जाता, कहेंगे 5, ठीक। तो यहाँ पे ये n+1 हो गया। अब पूछा जाए क्या होगा, कहेंगे ऐसा है कि मान रहे हैं कि ये इस वाले का फोर्स कांस्टेंट तो निकल आया क्योंकि ये एक ही टुकड़ा था, इस वाले का निकालना है। तो हम क्या मानेंगे, कहेंगे हम मानेंगे कि ऐसे ऐसे n टुकड़े सीरीज में यहाँ पे रख करके जोड़े गए हैं। तो 1/k2 बराबर, इसको हमने फिलहाल k0 मान लिया, तो 1/k0 प्लस 1/k0 प्लस ऐसे ही चलता चला गया। कितने बार, कहेंगे n बार, तो n/k0 और ये हो गया kn+1, तो k2 हो गया kn+1/n और k1 हो गया क्या, कहेंगे k0 यानी के ईच कितना हो गया, कहेंगे kn+1। तो ये बातें हुई स्टूडेंट्स, हमारे पास आज स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में बताया। आगे हम लोग इस वीडियो में हम जो है इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे
और आपके लिए जो है नई नई चीज़ें जो कि बहुत आप लोगों के लिए आवश्यक है दिखाते रहेंगे। देखते रहें और अपना भविष्य बनाते रहें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।